दोस्तों नमस्कार। स्त्रीकरण हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था और उसी से संबंधित आज का ये चैप्टर है सामाजिक गतिशीलता। इन दोनों का स्त्रीकरण का गतिशीलता का आपको हम पीडीएफ दे देंगे, आप लोग ओपन कर लीजिएगा। किसी स्टूडेंट्स ने बताया कि ओपन नहीं हो रहा है। जो हमने दो पीडीएफ दिए हैं, अंतःक्रिया वाला और संरचना वाला। तो संरचनावाद और अंतःक्रिया का अगर पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है तो आप लोग एक बार कंफर्म कर दें तो मैं उसको चेक कर लूँ। हालांकि उनके वीडियोस आएंगे, लेकिन पीडीएफ मैंने दे दिया है तो एक बार आप चेक करके बता दें कि पीडीएफ ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। या कोई अन्य समस्या हो तो आप लोग कांटेक्ट बराबर रखें, हमसे फीडबैक देते रहें ताकि उसी अनुसार कार्यक्रम में संशोधन किया जाता रहे। ठीक है, तो आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिक गतिशीलता के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है दोस्तों। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होने से ही विकास, किसी भी समाज का या किसी भी वस्तु का विकास संभव होता है। यदि जो फल हैं वो अंकुर के रूप में जब रहते हैं और अंकुर से फल के रूप में तब्दील होना बंद हो जाएं, अगर ये परिवर्तन न हो तो उस फल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मनुष्य अगर बचपन से जब पैदा होता है और पैदा जैसा हुआ है वैसा ही रह जाए तो उसका भी अस्तित्व संकट में आ जाएगा। तो एक जैसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति, वस्तु या समाज नहीं रह सकता है। उसमें गतिशीलता होती है, कोई न किसी प्रकार की ऊर्जा होती है, जो जैसे कि मानव में भौतिक विकास के अनुसार मानव व्यवहार में परिवर्तन होता है और ये गतिशीलता का आधार बनते हैं और ये गतिशीलता अंत में परिवर्तन का आधार बनती है और परिवर्तन अंत में विकास का आधार बनता है। हालांकि गतिशीलता ऐसा नहीं कि हर प्रकार की गतिशीलता से परिवर्तन जो आए वो अच्छा परिवर्तन ही आए। हो सकता है वो नकारात्मक परिवर्तन भी आ सकता है समाज में, है ना। आज समाज बहुत शांति में है, कल को संघर्ष भी हो सकता है गतिशीलता के कारण। तो ऐसा नहीं गतिशीलता हमेशा ऊर्ध्वगामी ही होगा, अधोगामी भी हो सकता है। एक आईएएस का लड़का क्लर्क भी बन सकता है और क्लर्क का लड़का आईएएस भी बन सकता है। तो दोनों तरह की गतिशीलता हो सकती है और इस गतिशीलता के आधार पर ही परिवर्तन होते हैं। तो सामाजिक गतिशीलता भी समाज से संबंधित गतिशीलता है, अर्थात समाज गतिशील है। प्रत्येक द्रव्य में, अब आप सोच रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा विज्ञान में जाना चाहूँगा कि कोई हम सर तो कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु गतिशील है, तो ये दीवार गतिशील है नहीं, तो दीवार को गतिशील कैसे कहा। देखिए, प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ गतिशीलता के कुछ न कुछ तत्व पाए जाते हैं। आप दीवार को देख रहे हैं, वो दीवार में तमाम वो पदार्थों से बना है। उन पदार्थों में अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन आदि पाए जाते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा गति करता रहता है। इस तरह से गति कहीं न कहीं सूक्ष्म स्तर पर देखें तो गति जरूर विद्यमान रहेगी और इन गतिशीलता के कारण ही अंत में परिवर्तन भी आता है। दीवार में घिसावट भी होती है, दीवार धीरे धीरे जर्जर भी होती जाती है, क्योंकि फिर उसको पुताई की, उसके मरम्मत की ज़रूरत भी इसीलिए पड़ती है। तो प्रत्येक वस्तु में गतिशीलता के गुण होते हैं, इसी तरह समाज में भी गतिशीलता के गुण हैं। तो सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है। इसी प्रक्रिया को हम सामाजिक गतिशीलता के नाम से जानते हैं। समाज की संरचना का कुछ गतिशीलता, ध्यान रखिएगा, कुछ परिवर्तन स्वतः होते हैं और कुछ परिवर्तन प्रेरित होते हैं। ये किसी के द्वारा प्रेरित हो सकते हैं या आत्म प्रेरित भी हो सकते हैं। जैसे आज कोई गरीब है तो उसमें अमीर बनने की जो भावना है ये उसमें गतिशीलता को जन्म देगी और जब वो गतिशील होगा तो परिवर्तन होगा, गरीब से अमीर बनेगा। अगर कोई व्यक्ति अमीर है, घमंड आ गया या कुछ गलत काम कर रहा है या कुछ ऐसा उसके साथ हो गया, स्वतः हुआ या फिर किसी द्वारा प्रेरित हुआ, मान लीजिए लालच से प्रेरित कुछ ऐसा काम करता है जिससे नुकसान हो जाता है उसका और फिर से वो गरीब हो जाता है, तो ये भी एक प्रकार की गतिशीलता ही होती है। तो गतिशीलता आपको समाज में, विश्व में कई प्रकार की देखी जा सकती है। कभी चाइना भारत का रिलेशन बहुत अच्छा हुआ करता था, भारत चीन भाई भाई होते थे, लेकिन वहाँ भी गतिशीलता के तत्व पाए गए। लालच बढ़ी, विदेश संबंधों में हितों में टकराव हुआ और हितों में जैसे जैसे टकराव हुआ वैसे वैसे संबंध खराब होते गए और वर्तमान स्थिति है कि सबसे शायद बुरे दौर से 1962 के बाद से हम गुजर रहे हैं चीन के साथ। यही हाल पाकिस्तान के साथ। कभी कभी गतिशीलता अच्छी तरह से काम करती है तो संबंध सुधर जाते हैं। ख़राब चीज़ें जैसे आतंकवाद जैसे
तत्व उसमें जब आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, कारक जुड़ जाते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट जैसे कारण जुड़ जाते हैं, तो गतिशीलता गलत ढंग से काम करती है। इसलिए परिवर्तन और विकास भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। तो तमाम तरह हर क्षेत्र में आप गतिशीलता के उदाहरण देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम सामाजिक गतिशीलता की बात करेंगे। इस प्रक्रिया को हम सामाजिक गतिशीलता के नाम से जानते हैं। अर्थात सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है। और किसी भी सामाजिक संरचना का जो निर्माण होता है परिस्थिति और भूमिकाओं से होता है। समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है और व्यक्ति समाज में विभिन्न भूमिकाओं में बटे हुए हैं। कोई पापा है, कोई मम्मी है, कोई बेटा है, कोई दादा है, कोई दादी है, कोई टीचर है, कोई अध्यापक है आपका, कोई नाई का काम कर रहा है, कोई क्लर्क है, कोई आईएएस है, कोई राजनीतिज्ञ है, कोई प्रधानमंत्री, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई चोर, कोई पुलिस। तो तमाम भूमिकाएं हैं। उन भूमिकाओं के अनुसार उनकी परिस्थितियां हैं, है ना। स्त्रीकरण में आपको मैंने बताया था कि जो स्त्रीकरण है उसमें विभिन्न परिस्थितियां होती हैं। जैसे उच्च परिस्थिति हो गई, ये सबसे निम्न परिस्थिति है, ये बीच की परिस्थितियां हैं, ठीक। अब जैसे आईएएस लॉबी को आप देखें, जो उसमें सबसे ऊपर आपका ज़िले में देखें जिलाधिकारी आएगा, फिर आपका एडीएम आएगा, फिर तीसरे पायदान पे एसडीएम आएंगे, है ना। इनकी संख्या और ज़्यादा होगी। उसके बाद एसडीएम के बाद अन्य जो तहसीलदार मान लीजिए आएगा राजस्व विभाग का, फिर नायब तहसीलदार आएंगे, अंत में आपके लेखपाल और कानूनगो आदि आएंगे। तो इस तरीके से ये, और उसके नीचे अन्य जो फोर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं आएंगे। तो विभिन्न परिस्थितियां हैं, सबकी विभिन्न भूमिकाएं हैं। अगर परिस्थितियों में परिवर्तन होगा, गतिशीलता पाई जाती है, प्रमोशन आदि होते हैं, या अन्य किसी कारण से परीक्षा देकर भी कोई यहाँ से गतिशील होकर यहाँ पहुँच सकता है। या फिर यहाँ पर कोई है फोर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, उसका पुत्र आईएएस बन जाता है, तो सीधे गतिशीलता कहाँ पहुँच जाती है, यहाँ पर इस परिस्थिति में पहुँच जाती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से संरचना में परिवर्तन हो रहा है परिस्थिति और भूमिकाओं में परिवर्तन के साथ। तो समाज की संरचना का निर्माण परिस्थिति और भूमिका से होता है। अतः सामाजिक गतिशीलता का सीधा संबंध परिस्थिति और भूमिका से है। अर्थात सामाजिक गतिशीलता एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज में पाए जाने वाले विभिन्न परिस्थिति और भूमिका को प्रभावित करती है। विभिन्न परिस्थितियाँ जैसे मैंने आपको बताया। और ये सामाजिक गतिशीलता जो है दो प्रकार की होती है। एक समस्तरीय गतिशीलता होती है और दूसरी क्या होती है, विषम स्तरीय गतिशीलता। समस्तरीय मतलब समान स्तर है ना, समान स्तर है। आज परचून की दुकान खोला, कल आपने शूज़ की दुकान खोल ली, हैं दुकानदार ही दोनों, तो परिस्थिति में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, है ना। एक ज़िले में कोई जिलाधिकारी है, दूसरे ज़िले में स्थानांतरण हो गया, तो ये कैसी गतिशीलता है, समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता है। ये किस तरह की गतिशीलता है, समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता है। विषम स्तरीय सामाजिक गतिशीलता क्या है दोस्तों, विषम स्तर अर्थात स्तर में, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, सम स्तर मतलब समान स्तर हो, परिवर्तन तो हो, गतिशीलता तो हो, लेकिन समान स्तर पे हो। विषम स्तरीय सामाजिक गतिशीलता में देखेंगे तो ऐसी गतिशीलता जिससे व्यक्ति की परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक छात्र हैं आप और कल को एसडीएम हो जाएंगे, तो आपकी परिस्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, समाज में आपका स्तर उच्च हो जाएगा। छात्र से आप एसडीएम कहलाएंगे, उपजिलाधिकारी महोदय कहलाएंगे। और विषम स्तरीय गतिशीलता दो प्रकार की हो सकती है। ऐसा नहीं कि छात्र से जिलाधिकारी बने, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई वकील है, वो कल को 10 वर्ष कंप्लीट करने के बाद जज भी बन सकता है। और कोई जज है, वो रिटायरमेंट के बाद वकालत करने लगा, या फिर बीच में जज को नौकरी छोड़कर वकालत करने लगा, परिस्थिति में क्या हो गया, गिरावट आ गई। तो ये दो प्रकार की गतिशीलता हो सकती है। विषम स्तरीय गतिशीलता, विषम स्तर में कोई अपने स्तर से उच्च भी स्तर पे जा सकता है, परिस्थिति पे जा सकता है, और निम्न परिस्थिति में भी जा सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ें संभव हैं। तो जो ऊंचा जाएगा वो ऊर्ध्वगामी होगा, अपवर्ड गतिशीलता कहेंगे, अर्थात विषम स्तरीय ऊर्ध्वगामी गतिशीलता कहेंगे उसे। जो नीचे जाएगा उसे विषम स्तरीय अधोगामी सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। तो ऐसी गतिशीलता जिससे व्यक्ति की परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हम समस्तरीय में क्या था, परिस्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा था, केवल स्थान परिवर्तन हो जा रहा था। लेकिन विषम स्तरीय में क्या है, परिस्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण मैंने आपको बताया। और ये भी दो प्रकार का परिवर्तन हो सकता है।
अर्थात उच्च परिस्थिति से निम्न में भी हो सकता है, जिसको अधोगामी कहेंगे, और निम्न परिस्थिति से उच्च में जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता कहेंगे। इसको हम तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा सामाजिक गतिशीलता। अब आगे बढ़ते हैं। 1937 में पिट्रिम सोरोकिन एक समाजशास्त्री होते हैं। ये समाजशास्त्र में सामाजिक गतिशीलता के बारे में एक बात कहते हैं। ये व्यावसायिक गतिशीलता की बात करते हैं, अर्थात व्यवसाय भी लोगों की परिस्थिति में परिवर्तन लाता है, इनका यह मानना है। ये क्या कहते हैं कि व्यवसाय भी लोगों की स्थिति में परिस्थिति में परिवर्तन लाता है, अर्थात व्यवसाय से भी यह तय होता है कि व्यक्ति की परिस्थिति किसी समाज में क्या होगी। इसके अनुसार, अर्थात पिट्रिम सोरोकिन के अनुसार, व्यावसायिक गतिशीलता दो प्रकार की होती है, अर्थात ये दो प्रकार की जो व्यवसाय है दो प्रकार से गतिशीलता लाता है समाज में। एक समस्तरीय गतिशीलता, दूसरा विषम स्तरीय गतिशीलता। समस्तरीय, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि एक परिस्थिति प्राप्त व्यवसाय को छोड़कर समान परिस्थिति प्राप्त व्यवसाय में अगर कोई चला जाए, अर्थात मैंने बताया जैसे बिजली का कोई मिस्त्री है तो मोटर का मिस्त्री बन जाए, बिजली मिस्त्री है मोटर का मिस्त्री बन जाए, या कहीं और किसी काम में मिस्त्री के रूप में लग जाए, है तो वो मिस्त्री ही। तो यहाँ क्या हो रहा है, समस्तरीय गतिशीलता है। व्यवसाय में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन परिस्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरे प्रकार की गतिशीलता क्या है, विषम स्तरीय गतिशीलता, अर्थात एक परिस्थिति प्राप्त व्यवसाय छोड़ करके इससे भिन्न प्राप्त जब व्यवसाय परिस्थिति प्राप्त व्यवसाय में चला जाएगा तो क्या कहलाएगा, ये विषम स्तरीय गतिशीलता। और मैंने ऊपर ही बताया है कि विषम स्तरीय सामाजिक गतिशीलता दो प्रकार की होती है, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी। ऊर्ध्वगामी में व्यावसायिक गतिशीलता जो है उसमें क्या होगा, दुकानदार आईएएस बन जाएगा, जो मिस्त्री है वो आईएएस बन जाएगा। आपने पढ़ा होगा केरल में, एक उदाहरण बढ़िया दे सकते हैं, केरल में एक जो ग्रुप डी में काम करने वाला रेलवे एम्प्लॉय था, आईएएस ऑफिसर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह का उदाहरण दे सकते हैं। तो विषम स्तरीय दुकानदार का आईएएस बन जाना ऊर्ध्वगामी, और अधोगामी गतिशीलता भी होती है। अधोगामी गतिशीलता में क्या होगा, अधोगामी गतिशीलता में व्यावसायिक गतिशीलता में क्या होगा, मैंने अभी ऊपर उदाहरण जो दिया था कि जज साहब हैं और जज से वकील बन गए तो अधोगामी हो गया, व्यवसाय इनका जो है अलग अलग हो गया। तो वकील के व्यवसाय से उच्च परिस्थिति में जज का व्यवसाय माना जाता है। तो पंडित जी का कोई काम कर रहा है जिसको उच्च परिस्थिति प्राप्त है, शराब का व्यवसायी बन जाए जिसे निम्न परिस्थिति प्राप्त है, तो उच्च से निम्न में चला जाएगा, अधोगामी गतिशीलता हो जाएगी। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बड़ा मज़ेदार भी है, सरल भी है, कुछ है नहीं इसमें लेकिन समझने वाली बात है। समझिएगा इन सब चीज़ों को, क्योंकि टर्म्स यहाँ पर बहुत यूज हुए हैं, इससे आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा, बस इतना याद रखिएगा, इतना याद रखेंगे सब याद रहेगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ें वही हैं, थोड़ा बहुत हेर फेर करके। तो समझे ना इतना। इसके बाद एक दो और लोग, दो मित्र आते हैं, ये भी समाजशास्त्री होते हैं। ये सामाजिक गतिशीलता को पीढ़ी से जोड़ देते हैं। तो इन्होंने, लिम्बसेट और बेंडिक्ट ने क्या किया, ये सोरोकिन के समर्थक होते हैं लेकिन व्यवसाय की जगह ये पीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने सामाजिक गतिशीलता को पीढ़ी के साथ जोड़ दिया, अर्थात इनके विचार को पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता भी कहते हैं। और इनके अनुसार पीढ़ीगत जो पीढ़ी है उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो भी सामाजिक गतिशीलता को जन्म देते हैं। तो पीढ़ियों में भी सामाजिक गतिशीलता पाई जाती है, इनका ये कहना था। और ये जो पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता है ये भी दो प्रकार की होती है। एक अंतरा पीढ़ी या अंतः पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता, जिसको इंट्रा कहेंगे। ध्यान रखिएगा, सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट यही है, इंट्रा या अंतः या अंतरा। और दूसरा, अंतः मतलब अपने ही, एक ही व्यक्ति के जब जीवन में कई परिवर्तन होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, अर्थात यहाँ एक ही पीढ़ी में परिवर्तन तमाम। और यहाँ अंतर पीढ़ीगत, अर्थात बाप से बेटे में जो परिवर्तन होता है, वंश में जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहेंगे, अंतर पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो सामाजिक गतिशीलता और ये परिस्थिति परिवर्तन हो रहा है, तो अंतर पीढ़ीगत या इंटर पीढ़ीगत, ये इंटर
सॉरी, ये इंट्रा जनरेशनल हुआ और ये इंटर जनरेशनल हुआ। दोनों में अंतर जरूर समझिएगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ अगर गलती हुई तो दोस्तों फिर जो लिखेंगे उल्टा पुल्टा हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार अगर ना समझ में आए एक बार फिर से मुझसे आप लोग जो है बात करके समझ लीजिएगा इस चीज़ को। ये दोनों गतिशीलताएँ भी दोस्तों, ये किसने बात की? लिम्पसेट और बेंडिक ने पीढ़ी को घुसा दिया कि पीढ़ी एक ही व्यक्ति के जीवन काल में भी विभिन्न समयांतरालों में गतिशीलता हो सकती है, जिसके कारण उसके परिस्थिति में परिवर्तन हो सकता है। और दो पीढ़ियों में या दो से ज़्यादा पीढ़ियों में जो पाई जाने वाली गतिशीलता है, उस तरह की गतिशीलता के कारण भी किसी व्यक्ति के जीवन में या किसी परिवार की परिस्थिति में परिवर्तन हो सकता है। इसी आधार पर उन्होंने अंतरा और अंतर दो पीढ़ीगत गतिशीलता बताई। जब एक ही व्यक्ति के जीवन काल में अलग अलग समयों में गतिशीलता होती है, जिसके कारण उसकी परिस्थिति परिवर्तन होता है, तो इसको क्या कहेंगे? अंतरा पीढ़ीगत या अंतः पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। जैसे एक बच्चा है, बेबी है, उसके बाद वो छात्र के रूप में परिवर्तित होता है। छात्र से फिर युवावस्था आती है, तैयारी वाला जो स्टेज है, आपका भी जो स्टेज है। इसके बाद आप कर्मचारी बनेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी। कर्मचारी के बाद अधिकारी में परिवर्तित होंगे। अधिकारी के बाद सोचेंगे हम विधायक बन जाएं, सांसद बन जाएं, फिर सोचेंगे मंत्री बन जाएं, फिर सोचेंगे मुख्यमंत्री बन जाएं, फिर सोचेंगे प्रधानमंत्री में। इस तरह से एक ही व्यक्ति के परिस्थिति में विभिन्न समयांतरालों में जो परिवर्तन होता है, उसको क्या कहेंगे? अंतः पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। इंट्रा जनरेशनल सामाजिक गतिशीलता ये होती है। वहीं इसके ठीक उलट अंतर पीढ़ीगत या इंटर जनरेशनल जो सामाजिक गतिशीलता होती है, सोशल मोबिलिटी होती है, ये भी दो तरह की, यहाँ पर भी दो तरह की ये गतिशीलता हो सकती है। अंतरा पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता भी दो तरह की हो सकती है, समस्तरीय हो सकती है और विषम स्तरीय हो सकती है। प्रत्येक गतिशीलता ध्यान रखिएगा दो स्तरों में होगी, जो शुरू से आप पढ़ रहे हैं, समस्तरीय विषम स्तरीय। और विषम स्तरीय भी दो तरीके का होगा, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी, ये आपको ध्यान रखना है। तो समस्तरीय के उदाहरण में यदि देखें, उदाहरण समझिए, बहुत अच्छा है। अगर कोई दुकानदार है भैया, तो 10 वर्ष बाद भी अगर दुकानदार ही रहता है तो इसको क्या कहेंगे? समस्तरीय। क्या कहेंगे? समस्तरीय अंतः पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता। मतलब दुकानदार था और एक समय अंतराल के बाद भी दुकानदार ही रह गया, तो ये समस्तरीय अंतः पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता हो। मतलब ये एक ही व्यक्ति है और एक अलग समय में अगर अध्ययन किया जाए उसका, तो दुकानदार था, 10 वर्ष बाद भी दुकानदार ही रहा। वहीं विषम स्तरीय अंतः पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता में देखें तो इसमें भी ऊर्ध्वगामी और अधोगामी हो सकता है। नौकर है आज और बाद में 10 वर्ष बाद मालिक हो जाए तो क्या हो कहेंगे? इसकी परिस्थिति में परिवर्तन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? गतिशीलता हो जाएगी। किस तरह की? विषम स्तरीय अंतः पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता इसको कहेंगे। ध्यान रखें, विषम स्तरीय अंतः या अंतरा पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता हो जाएगी। अब एक और शब्द इसमें जोड़ देंगे, ऊर्ध्वगामी विषम स्तरीय अंतः पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता। अगर इसकी परिभाषा लिखनी हो तो यहाँ पर आप सीधे सीधे परिस्थिति में परिवर्तन जो होता है, ऊपर की तरफ निम्न परिस्थिति से उच्च परिस्थिति में हो, तब क्या होगा? ऊर्ध्वगामी विषम स्तरीय अंतः पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता। अर्थात एक छात्र है, कल को एसडीएम हो जाएगा तो क्या कहेंगे? ऊर्ध्वगामी विषम स्तरीय अंतः पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता। अधोगामी में क्या होगा? दूसरा क्या है? अधोगामी विषम स्तरीय अंतः पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता। अधोगामी में क्या होगा? बहुत सरल है, बस बार बार उन्हीं शब्दों का यूज़ हो रहा है, इसलिए आपको लग रहा होगा क्या हो रहा है ये। तो अधोगामी मतलब मालिक था, 10 साल बाद स्थिति बेहाल हो गई, नौकर हो गया, तो क्या हो गया? निचला। एक ही व्यक्ति जा रहा है, अर्थात अंतः पीढ़ीगत है, परिस्थिति में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात गतिशीलता है। परिस्थिति में परिवर्तन किस तरफ हो रहा है? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ। क्या हो जाएगा?
अधोगामी विषम स्तरीय अंतःपीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता हो जाएगी। इसके बाद अब आएंगे हम अंतरपीढ़ी में। ये अंतःपीढ़ी था। अंतरपीढ़ी सामाजिक गतिशीलता को ठीक उसी तरह समझेंगे। जब दो पीढ़ियों में पाई जाने वाली गतिशीलता को डिनोट किया जाता है या फिर दो पीढ़ियों में पाई जाने वाली जो गतिशीलता होती है उसको अंतर पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इंटर जनरेशनल सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी कहते हैं इसको। ये भी दो तरह की होती है, समस्तरीय और विषम स्तरीय। समस्तरीय अगर उदाहरण देखें तो समस्तरीय मतलब एक ही स्तर, अर्थात पिता का भी एक स्तर हो जाएगा, पुत्र का भी एक स्तर। पिता भी वकील, पुत्र भी वकील, पिता भी डॉक्टर, पुत्र भी डॉक्टर। तो क्या हो रहा है ये समस्तरीय, अर्थात पीढ़ियों में जो परिवर्तन, जो गतिशीलता हो रही है वो समान स्तर पे हो रही है। तो समस्तरीय ये अंतर पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता हो जाएगी। इसके बाद विषम स्तरीय में क्या होगा? विषम स्तरीय में पिता नौकर है तो पुत्र डीएम हो जाएगा, या पिता डीएम है तो पुत्र क्लर्क बन जाएगा। तो पीढ़ियों में जो परिवर्तन हो रहा है, ये गतिशीलता जो हो रही है किस तरफ हो रही है? नीचे की तरफ हो रही है। और पिता अगर रिक्शा चालक है और पुत्र आईएएस ऑफिसर हो जाता है तो ये किस तरफ हो रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। तो जब पीढ़ियों में जो परिवर्तन हो ऊपर से नीचे हो तो विषम स्तरीय अंतर पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता, पीढ़ियों में जो परिवर्तन हो नीचे ऊपर से नीचे की तरफ हो तो अधोगामी विषम स्तरीय अंतर पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता। यही तो पढ़ना है और कुछ है नहीं इसके अलावा, बार बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये क्या था? अंतः या अंतरा पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता और अंतर पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता में अंतर, इनके बारे में आप जान ही गए हैं। बाकी आपको पीडीएफ में सारी चीज़ें मिल जाएंगी लिखी हुई, कुछ लिखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है आपको। अब सामाजिक गतिशीलता और स्तरीकरण में संबंध भी पूछता है। मैंने शुरुआत में भी आपको बताया कि स्तरीकरण में परिस्थितियाँ होती हैं, विभिन्न स्तरों में समाज बटा होता है या कोई संगठन बटा होता है। उन स्तरीकरण में कई परिस्थितियाँ होती हैं, उन परिस्थितियों में कई लोग होते हैं। ठीक है, इन परिस्थितियों में अगर परिवर्तन संभव न हो, अर्थात व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है, जिस टेबल पर है, जिस स्तर पर है, चाहकर भी उसे अगर न बदल पाए तो इसको क्या कहेंगे? बंद स्तरीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? बंद स्तरीकरण कहेंगे। और जिस स्तरीकरण में किसी को भी योग्यता अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अपने स्तर में परिवर्तन करने की स्वतंत्रता हो तो इसको क्या कहेंगे? खुला स्तरीकरण कहेंगे। तो दो तरह के समाज में स्तरीकरण पाए जाते हैं, एक बंद स्तरीकरण और एक खुला स्तरीकरण। दो तरह के स्तरीकरण पाए जाएं। अतः जब स्तरीकरण दो तरह का होगा तो गतिशीलता भी यहाँ दो प्रकार की होगी। एक ऐसी गतिशीलता जो या तो परिस्थिति में परिवर्तन ऊपर से नीचे करे, नीचे से ऊपर करे, अर्थात परिस्थिति में परिवर्तन हो जाए, जो योग्य है ज़्यादा वो ऊपर चला जाए, जो कम योग्य है नीचे चला आए। डिमोशन प्रमोशन दोनों चीज़ें होती हैं ना। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये विषम स्तरीय गतिशीलता हो जाएगी। अर्थात खुले स्तरीकरण वाले समाज में, जहाँ खुले स्तरीकरण की व्यवस्था होती है, वहाँ पर कौन सी गतिशीलता पाई जाती है? ऊर्ध्वाधर गतिशीलता पाई जाती है। वहीं बंद स्तरीकरण में क्या पाया जाएगा? जो बंद स्तरीकरण होगा वहाँ पर ऊर्ध्वाधर दिशा में, अर्थात न तो ऊपर से कोई नीचे जाएगा, न तो नीचे से ऊपर जाएगा। तो ये बंद स्तरीकरण होगा। यहाँ पे गतिशीलता एक ही प्रकार की हो सकेगी, अर्थात एक स्तर से दूसरे स्तर में कोई व्यक्ति चला जाए। मतलब यहाँ पे कोई, मान लीजिए वैश्य समाज का कोई व्यक्ति है, जो कि अगर भारतीय परंपरागत जाति समाज, जाति व्यवस्था देखा जाए तो बंद स्तरीकरण का एक बेहतर उदाहरण है। जो परंपरागत जाति व्यवस्था है, जो जन पे आधारित है। वर्ग व्यवस्था जो है वो खुले स्तरीकरण पे आधारित होती है। कोई भी योग्यता अनुसार कर्म में परिवर्तन करके वर्ग में परिवर्तन कर सकता है। गरीब अमीर हो सकता है, अमीर गरीब हो सकता है। तो ये खुला स्तरीकरण का उदाहरण होगा। बंद स्तरीकरण में क्या होगा? ये भी होगा, विकासशील आज देश है कोई, कल को विकसित देश हो सकता है। ये भी एक खुला स्तरीकरण है, खुली प्रतिस्पर्धा है विश्व भर में। लेकिन
यहाँ पर क्या है, बंद स्त्रीकरण जैसे परंपरागत भारतीय समाज है तो कितना भी विकास कर ले, यहाँ पर मिस्टर ए हैं, मिस्टर बी हैं, ये ए जो है आईएएस ऑफिसर हो गए और बी जो है ये ग्रुप डी में काम कर रहे हैं। तो इस जाति व्यवस्था में, इस स्तर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जरूर इनकी परिस्थिति बदल जाएगी। तो यहाँ क्षैतिज गतिशीलता पाई जाएगी, यहाँ पे इनकी स्थिति बदल जाएगी, समस्तरी गतिशीलता यहाँ पाई जाएगी, लेकिन विषम स्तरीय गतिशीलता यहाँ नहीं पाई जाएगी। मतलब ये यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकते। तो ये बंद स्त्रीकरण का उदाहरण है, समझ में आ गया होगा। तो ध्यान में रखा आपने, प्रकृति के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार का स्त्रीकरण होता है, एक बंद स्त्रीकरण, दूसरा खुला स्त्रीकरण। बंद स्त्रीकरण में क्या होता है, इसमें व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है चाहकर भी उसे नहीं बदल सकता। फॉर एग्जाम्पल, परंपरागत भारतीय समाज में जातिगत स्त्रीकरण पाया जाता है जिसे व्यक्ति चाहकर भी नहीं बदल सकता। ब्राह्मण है, जन्म लेता रहे, कोई बच्चा उसका कैसा भी रहे, विद्वान से विद्वान रहे, निकम्मा से निकम्मा रहे, ब्राह्मण कहलाएगा वो। इसी तरह अन्य जातियों में भी यहाँ पर बंद स्त्रीकरण है। और खुला स्त्रीकरण क्या होगा, जिसमें व्यक्ति योग्यता अनुसार परिस्थिति परिवर्तन कर सकता है। जैसे गरीब है, योग्य है, क्षमतावान है, कल को अमीर हो जाएगा, क्लर्क है, पढ़ाई लिखाई करके एसडीएम बन जाएगा। तो यह आधुनिक समाज की विशेषता है खुला स्त्रीकरण। खुला स्त्रीकरण का जहाँ है वो आधुनिक समाज की विशेषता है। जहाँ बंद स्त्रीकरण है, ये समझ जाइए कि बंद स्त्रीकरण ये आधुनिक समाज की विशेषता न होकर ये रूढ़िगत समाज की विशेषता होती है। और सामाजिक स्त्रीकरण अगर दो प्रकार का होता है तो उसी प्रकार मैंने बताया गतिशीलता भी दो प्रकार की होती है प्रकृति में, एक समस्तरीय, दूसरा विषम स्तरीय। समस्तरीय में व्यक्ति की परिस्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वह एक परिस्थिति से दूसरी समकक्ष परिस्थिति में ही जाता है। जैसे एक जिलाधिकारी का स्थानांतरण हो जाए दूसरे जिले में, ये समस्तरीय गतिशीलता हो जाएगी, ये समस्तरीय गतिशीलता हो जाएगी। और दूसरा क्या हमने बताया, भिन्न परिस्थिति में भी जा सकता, ऐसे समाज जहाँ बंद स्त्रीकरण है, गतिशीलता दर कम होती है, अर्थात समस्तरीय गतिशीलता पाई जाती है, वहाँ पर विषम स्तरीय गतिशीलता नहीं विद्यमान होगी। लेकिन खुले समाज में क्या होगा, विषम स्तरीय गतिशीलता होगी, अर्थात ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरफ परिवर्तन परिस्थिति में संभव हो सकेगा। अतः स्तरीकरण सामाजिक गतिशीलता को निर्धारित करता है कि किस प्रकार की स्तरीकरण जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार की सामाजिक गतिशीलता होगी। इसी प्रकार गतिशीलता भी स्तरीकरण की प्रकृति के लिए उत्तरदायी हो सकती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। अर्थात गतिशील है कोई व्यक्ति, आज गरीब है, कल को अमीर हो जाएगा, तो उसकी परिस्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, स्त्रीकरण में उसकी परिस्थिति ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से स्त्रीकरण में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आज गरीब वर्ग कल को अमीर वर्ग हो सकता है, कल अमीर वर्ग कल को गरीब वर्ग हो सकता है। इसलिए यहाँ पे गतिशीलता स्त्रीकरण को निर्धारित कर रही है। तो जिस तरह स्त्रीकरण का स्वरूप गतिशीलता को निर्धारित करता है, उसी तरह गतिशीलता भी स्त्रीकरण को निर्धारित करती है और उसी अनुसार परिवर्तित भी करती है। दूसरी बात कि बंद सामाजिक संरचना जहाँ होगी वहाँ क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता पाई जाएगी। जहाँ खुली संरचना होगी वहाँ क्षैतिज तो पाई जाएगी, साथ ही ऊर्ध्वाधर गतिशीलता भी पाई जाएगी। इसीलिए यहाँ पर विषम स्तरीय सामाजिक गतिशीलता और समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता दोनों विद्यमान रहती हैं खुली सामाजिक संरचना में। ठीक है, कोई भी किधर भी आ जा सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे। लेकिन बंद वाले में केवल आगे अगल बगल ही जा सकते हो भैया, ऊपर नीचे नहीं जा सकते। और इतना मतलब समझिए। तो इस तरह आपने देखा कि सामाजिक गतिशीलता का संबंध सीधे सीधे समाज की संरचना से है, अर्थात संरचना स्तरीकरण कैसा है, परिस्थिति भूमिकाएं कैसी, इससे है। अर्थात जैसी सामाजिक संरचना होगी वैसी ही सामाजिक गतिशीलता भी होगी। किसी भी समाज में सामाजिक संरचना जब बंद सामाजिक संरचना होगी तो वहाँ क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता पाई जाएगी, ठीक है, या फिर अधिकता इसकी पाई जाएगी। और यदि खुली सामाजिक संरचना होगी तो वहाँ विषम स्तरीय या ऊर्ध्वगामी या अधोगामी गतिशीलता पाई जाएगी, उसकी अधिकता होगी। अतः एक में सामाजिक गतिशीलता की दर कम होगी, धीमी होगी, इतनी धीमी होगी सामान्यतः सभी व्यक्ति उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे उस गतिशीलता का, और उसे एक बंद संरचना मान लेंगे।
जिससे निकलना संभव नहीं हो पाएगा। जैसे प्राचीन समाज में देखा जाए तो सामाजिक गतिशीलता की दर धीमी थी, क्योंकि उसमें सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनकी भूमिकाएं कम थी, इसीलिए उस समाज को अपेक्षाकृत स्थिर समाज माना जाता था। कभी कभी सामाजिक गतिशीलता की दर इतनी तीव्र हो जाती है कि सामान्यतः सभी व्यक्ति इसका अनुभव कर लेते हैं और उसे गतिशील सामाजिक संरचना मान लेते हैं। जैसे आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में देखें तो सामाजिक गतिशीलता की दर बहुत तीव्र है, क्योंकि इसमें जो कार्य करने वाले कारक हैं इनकी प्रबल भूमिका उसमें रहती है। तो ऐसी संरचना कौन सी होती है? बंद खुली संरचना में या आधुनिक समाज में खुला स्त्रीकरण पाया जाता है, खुले तरह की सामाजिक संरचना है, इसलिए यहाँ पे गतिशीलता भी, उसकी दर और प्रकृति भी तीव्र है। अतः किसी भी समाज में सामाजिक गतिशीलता की दर उस समाज में विद्यमान आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक तथा राजनीतिक कारक पर आधारित होते हैं, जो सामाजिक गतिशीलता के स्रोत एवं कारक के रूप में जाने जाते हैं। आर्थिक कारक में बात करें तो इनके अंतर्गत औद्योगिकरण, नगरीकरण, बाजार प्रणाली, प्रौद्योगिकी, तकनीक, मशीनें इत्यादि जैसे कारक होते हैं। जैसे मोबाइल हो गया आपका, इन 10 सालों में इतना परिवर्तन हो गया जितने पिछले 100 सालों, 1000 सालों में नहीं हुआ था, इतना तीव्र परिवर्तन हो गया। व्यक्तिवाद को इतना बढ़ावा मिल गया, व्यक्ति अब अपने में ही मतलब मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है और जो बगल में बैठा है उससे कटा हुआ है। इस तरह का परिवर्तन, अजीबोगरीब परिवर्तन। तो आर्थिक कारक के अंतर्गत औद्योगिक, नगरीकरण, बाजार व्यवस्था, प्रौद्योगिकी, मशीनें इत्यादि जैसे कारक आते हैं इसके अंतर्गत। किसी भी समाज में यदि औद्योगिकरण, नगरीकरण अधिक होगा तो सामाजिक गतिशीलता की दर अधिक होगी, जैसे वर्तमान में है। यदि औद्योगिकरण, नगरीकरण का विकास कम होगा तो सामाजिक गतिशीलता की दर कम होगी, जैसे आप आदिवासी समाज देख सकते हैं। अतः आर्थिक कारक या संरचना सामान्य गतिशीलता के स्रोत के रूप में कार्य करती है और जो सामाजिक गतिशीलता की दर एवं प्रकृति का निर्धारण करती है। इसी तरह सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना में मानक मूल्य आदि भी सामाजिक गतिशीलता की दर को निर्धारित करते हैं। यदि सामाजिक मानक मूल्य आधुनिक तौर तरीके होंगे तो व्यक्तिवादिता पर आधारित होंगे, व्यक्तिवाद है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे गतिशीलता की दर तीव्र है। ठीक है, जैसे नगरी समाज में आप देखते हैं जो कि आधुनिक मूल्य परंपराओं पर आधारित है तो गतिशीलता की दर तीव्र है। लेकिन अगर ग्रामीण समाज में देखें तो वहाँ पे गतिशीलता की दर कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ सामाजिक संरचना जो परंपरागत मानक मूल्य हैं उन पर आधारित है, परंपरागत परंपराओं पर आधारित है, आधुनिक परंपराओं पर आधारित नहीं है। इसी तरह सांस्कृतिक कारक या संरचना में देखेंगे जिसके अंतर्गत आपका शिक्षा, वैज्ञानिक या आधुनिक मूल्य आदि आते हैं, धर्म आता है, शिक्षा आती है, यातायात के साधन आते हैं, ये सब आते हैं। और किसी भी समाज में यदि शिक्षा का जो माध्यम होगा, अगर धर्म का माध्यम होगा, तार्किक होगा, वैज्ञानिक या आधुनिक मूल्यों पर आधारित होगा तो वहाँ सामाजिक गतिशीलता की दर भी तीव्र होगी। जैसे कि यूरोपीय समाज में आप देखेंगे वहाँ भी जो शिक्षा प्रणाली है बहुत आधुनिक है, अत्याधुनिक है, इसलिए वहाँ गतिशीलता बहुत तेज़ी से आई। और यदि शिक्षा परंपरागत होगी, परंपराओं पर आधारित होगी, धर्म पर आधारित होगी, अंधविश्वास पर आधारित होगी तो सामाजिक गतिशीलता की दर धीमी होगी। जैसे परंपरागत भारतीय समाज देखा जाए, लेकिन भारतीय समाज में तीव्र परिवर्तन की दर तब देखी गई जब यूरोप से लोग आए और यहाँ पर यूरोपीय शिक्षा पद्धति, आधुनिक शिक्षा पद्धति अपनाई गई। वर्तमान में नई शिक्षा प्रणाली आ गई है, ये व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित है, इसलिए और ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो गतिशीलता की दर तीव्र करने में मदद मिलेगी। धर्म भी एक ऐसा सांस्कृतिक कारक है जो सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करता है। जैसे यूरोपीय समाज में प्रोटेस्टेंट धर्म बहुत ही तार्किक है, इसलिए वहाँ सामाजिक गतिशीलता की दर बहुत तीव्र है। लेकिन अगर परंपरागत भारतीय समाज देखें तो आज भी जो धर्म है, धर्म को मानने वाले हैं, अंधविश्वासों पर आधारित हैं ये सब, इसलिए सामाजिक गतिशीलता की दर ऐसे लोगों में कम पाई जाती है। यातायात और संचार के साधन भी देखें तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने से धर्म का, शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। इससे क्या होता है, इनके विकास से सामाजिक गतिशीलता की दर तीव्र होती है। लेकिन अगर इनकी व्यवस्था कम हो तो वहाँ पे सामाजिक गतिशीलता की दर न के बराबर या बहुत कम होगी। राजनीतिक कारक भी देखें तो ये भी सामाजिक गतिशीलता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस तरह के राजा रहेंगे उसी तरह वहाँ पर व्यवस्था अपनाएंगे, उसी तरह की शिक्षा पद्धति अपनाएंगे।
उसी तरह वो लोगों को नियंत्रण करेंगे, लोगों पर नियंत्रण करेंगे, समाज पर नियंत्रण, समाज पे कानून उसी तरह का बनाएंगे जिससे गतिशीलता दर तीव्र होगी, सही दिशा में होगी। इसके अलावा राजतंत्र, जहाँ पर पुरानी व्यवस्था जागीरदारी व्यवस्था रहेगी, तो वहाँ एक वर्ग का हमेशा शोषण होता रहेगा, एक वर्ग शासन करता रहेगा। तो इससे क्या होगा, सामाजिक गतिशीलता की दर धीमी होगी। लेकिन अगर आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, जैसे भारत में संविधान द्वारा सबको समान अवसर मिला हुआ है, समानता का अधिकार मिला हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता मिली हुई है, तो यहाँ पे सामाजिक गतिशीलता की दर क्या होगी, तीव्र होगी। निष्कर्षतः किसी भी समाज की सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना, राजनीतिक संरचना, सांस्कृतिक संरचना ही सामाजिक गतिशीलता की दर और प्रकृति को निर्धारित करती है। इसलिए इन्हें ही सामाजिक गतिशीलता के स्रोत और कारक के रूप में जाना जाता है। यही आपका स्थिरीकरण गतिशीलता का पूरा सिद्धांत है, पूरा चैप्टर है। तो ये यूनिट समाप्त हो गई, लेकिन आपका दो वीडियो बाकी हैं। एक क्या नाम है आपका, संरचनावाद का, और एक अंतःक्रियावाद का। तो वो बहुत जल्द हम वीडियो दे देंगे आप लोगों को। अगर समाजशास्त्र का जो हमारे अन्य व्यूअर्स हैं, पेड ग्रुप से जुड़ना है वैकल्पिक विषय के, तो 9453775039 ये नंबर है, आपको बता दूं, 9453775039 ये नंबर है। इस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।